हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड बैंकिंग सेक्टर्स में कैसे होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर रखा है कि ट्रेंड एनालिसिस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, किस तरह से मतलब फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ट्रेंड एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो पास्ट डेटा होता है उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे उसकी टेंडेंसी को समझते हुए हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि आगे क्या होगा, प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है या क्या चीज़ है या किस फ्लो में वो जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, क्या चीज़ वो जा रही है, वो चीज़ें हम समझते हैं। तो पास्ट डेटा का एनालिसिस करना होता है आपका ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रेंड को समझना कि क्या हो रहा है या कैसे होगा। तो अगर हम, जैसा हमने वहाँ पे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था कि जब हम इसे किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे अप्लाई करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं ट्रेंड एनालिसिस को, तो हमें उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी वहाँ की जो भी उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, उससे रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री की, सर्विस इंडस्ट्री की और बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हम ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हम क्या चीज़ें पाएंगे और किस चीज़ पे ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और बैंकिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड एनालिसिस करना है तो हम उनके कुछ स्पेसिफिक फील्ड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जिस पे हम ट्रेंड एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में ट्रेंड एनालिसिस करना है तो आप क्या एनालिसिस करेंगे, किस चीज़ का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसी तरह अगर सर्विस इंडस्ट्री में आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है तो किन चीज़ों का आप एनालिसिस करेंगे, राइट। इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री में करना है ट्रेंड एनालिसिस तो आप किन सेक्टर्स का, किन फील्ड का उठाएंगे और उन पर ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसी को हम कह रहे हैं कि ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक, तो हमने जैसे कहा कि एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज का देखेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक एरिया ही, कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही ले रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पे जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो वहाँ पे हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ पे ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। कॉस्ट का हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे हम सर्विस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, हमारे कस्टमर्स कि हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो उनका कस्टमर का एक्विजिशन, रिटेंशन, उस पर हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी कैसी है उस पर हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रेवेन्यू मिक्स क्या है, इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उस पर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, लोन ग्रोथ पे करेंगे, एसेट क्वालिटी पे करेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड हम आपको मेंशन कर रहे हैं जिस पे आप ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई करेंगे। आप इसके अलावा जो भी सर्विसेज या जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के थ्रू, आप उन पे ट्रेंड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप खुद को सोचिएगा कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आपको किस किस सेक्टर में ये जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो आप उन सब एरियाज़ को, उन सारी फील्ड्स पे ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम पहले उठाते हैं रेवेन्यू ग्रोथ को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ का देखिए कैसे होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ तो प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करने के बाद आप उस जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको सेल करेंगे। सो बेसिकली जो कंपनी की सेल्स है ना, उस चीज़ को आप इवेलुएट करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। आप एग्जामिन करेंगे ओवर अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड की, ओवर अ पीरियड की कितना रेवेन्यू आपको हो रहा है, इसका मतलब आपने कितने सेल्स किए हैं, आपकी सेल्स कैसी हो रही है। अगर अप ट्रेंड रेवेन्यू आ रहा है, इसका मतलब कि अगर आपने अप ट्रेंड आ रहा है, ऊपर इंक्रीजिंग रेवेन्यू का सेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अच्छा से, आपका मार्केट एक्सपेंशन अच्छा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, तभी तो आप अच्छी सेल्स कर पा रहे हैं, सेल्स में ग्रोथ है आपकी, है ना, रेवेन्यू में ग्रोथ है आपके। वहीं अगर डिक्लाइन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड आता है तो ये सिग्नल होता है कि मार्केट सैचुरेशन हो रही है या कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, मतलब आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है। आपका उसके पीछे रीज़न कई हो सकते हैं ना, कि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं आ रही है, या कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, या आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से डिक्लाइन ट्रेंड आ रहा है। तो हम सेल्स पे
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनकी सेल्स पे मतलब रेवेन्यू ग्रोथ पे हम क्या करेंगे, आपका ट्रेंड एनालिसिस करके उसका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू में टेंडेंसीज पता चलती है, पैटर्न पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है कि क्या हो रहा है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि चूंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करेंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उस पर आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। कि जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट में जैसे क्या क्या चीज़ें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे ट्रेंड एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल 2021 में लग रहा था, 2022 में कितना लग रहा था। अगर आप ईयरली नहीं कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, तो आप मंथली देखिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हमने इतना रॉ मटेरियल यूज़ किया, इतने रॉ मटेरियल हमको इतनी कॉस्ट पड़ी थी, उसमें हमने इतना प्रोडक्शन तैयार किया था, इतना मैन्युफैक्चर किया था इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ हमने इतना रॉ मटेरियल का कॉस्ट लिया, इतना प्रोडक्शन हुआ। तो आप इस पैटर्न को समझिए कि किस हिसाब से आपका मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, तो आप वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह लेबर एक्सपेंस में कर सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट में किया जाता है। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, आप उस पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस मतलब उनके उस आपको क्या करना है, जो भी हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है, जो पास्ट डेटा आपके पास है, उसको एनालिसिस करना है और उसकी बेसिस पे आपको समझना है कि क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, राइट। फिर इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर का ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है ना, उसका ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि हमारी जो कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कितना इफ़ेक्टिव है या कितना इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर हमारा टर्नओवर रेशियो लगातार, जब हमने जितने भी सालों का एनालिसिस किया या जितने भी मंथ के हिसाब से हमने एनालिसिस किया, जो भी हमारा टाइम पीरियड रहा, हमने जो भी ट्रेंड उसका एनालिसिस किया और हमें जो रिजल्ट आया कि अगर ये अप ट्रेंड टर्नओवर रेशियो में दिख रहा है, मतलब बढ़ते हुए दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो इट मीन्स क्या कि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, टर्नओवर रेशियो हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, तभी तो आपका टर्नओवर, मतलब कि जैसे आपका जो गुड्स हैं वो आपका स्टॉक्स जो है वो आ रहा है, वो सेल हो, मतलब कि मैन्युफैक्चर होते चला जा रहा है, स्टॉक रखा नहीं पड़ा है, स्टॉक यूज़ होता जा रहा है ना। तो लिक्विडिटी अच्छी है, आपको कैश रियलाइज हो रहा है। वहीं पे अगर डिक्रीजिंग है तो इट मीन्स क्या है कि ओवर स्टॉकिंग है, स्टॉक पड़ा हुआ है, आपका सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स स्लो है, तभी तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तभी तो आपके पास स्टॉक एक्सेस है। तो आप इस हिसाब से टर्नओवर रेशियो से आप समझ सकते हैं कि मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना ज़्यादा आपका स्टॉक यूज़ हो रहा है ना। तो उसके रेशियो के बेसिस पे आप उस ट्रेंड को समझते हुए आप आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आगे करना क्या है, और इसके हिसाब से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, प्रॉब्लम एरिया समझ पाएंगे आप। इसके अलावा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड कर सकते हैं। तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता होगा। तो अगर आप देखें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो पैटर्न क्या है ना, उसका ट्रेंड कैसे है, आप इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका क्या पैटर्न दिख रहा है, किस साल ज़्यादा किया, कम किया, या लगातार बढ़ते हुए कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक्सपेंशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, आप नई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी को परचेज कर रहे हैं, नए इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। वहीं अगर एक्सपेंडिचर आप कर ही नहीं रहे हैं, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है आपका, जब आपने ट्रेंड एनालिसिस किया तो दिख रहा है डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो इट मीन्स क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मार्केट के चैलेंजेस को फेस आउट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास इतना नहीं है कि आप एक्सपेंडिचर पे काम कर पाए। मतलब जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म नेचर के एक्सपेंडिचर है, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, आप उस पर ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे हैं अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड आया तो आप इन इन चीज़ों का ट्रेंड एनालिसिस करके आप उस इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप उनके पैटर्न को समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हो गई, अब हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक। तो अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बात करें और वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करना है, तो वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हमारा कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो हम यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो कस्टमर को एक्वायर करना, उनको रिटेन करके रखना, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम अट्रैक्ट करें, है ना। जिनको हम अट्रैक्ट करें वो हमारे पास बने रहें, हमारा ही प्रोडक्ट या हमारी ही सर्विसेज वो बार बार ले, ठीक है। तो अब सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस ही प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो वही सर्विस वो बार बार लेते रहें, हमसे ही सर्विस ले। तो ये चीज़ें कैसी हैं आपकी ना, उसको मेज़र करेंगे हम ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू कि क्या आपका रेशियो कैसा है,
आपके जो कस्टमर्स हैं, सेम कस्टमर्स कितनी बार आ रहे हैं या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, या आप नए कस्टमर्स को हर बार लेते हैं, फिर वो कस्टमर चले जाते हैं, फिर आपको एक नया मार्केट बनाना पड़ता है। तो आप उस ट्रेंड को समझेंगे। अगर ये रिटेंशन रेट जो है वो अप ट्रेंड दिखता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका कस्टमर सैटिस्फाई है, वो लॉयल है, तभी तो बार-बार लौट के आपसे ही सर्विस ले रहा है। वहीं पे अगर ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो इट मीन्स कि सर्विस क्वालिटी में कुछ तो इश्यूज़ है ना? या कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आपसे बेटर सर्विस कम कॉस्ट में कोई और प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आपके कस्टमर्स रिटेन नहीं रह पा रहे हैं। तो ये रिटेंशन रेशियो पे हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। एक्विजिशन कि कितने हम कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, उसमें हम ट्रेंड एनालिसिस करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा हम सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी पे भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी पे ट्रेंड एनालिसिस करने का क्या मतलब हो गया कि हम देखेंगे कि जो सर्विस को डिलीवर करने का हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है ना? उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब जैसे रिस्पॉन्स टाइम क्या है, हम कितने टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम कितना टाइम लेते हैं रिस्पॉन्स करने पे, हमने कितनी जितने भी कंप्लेन आई या कोई प्रॉब्लम आई हम उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर दिए, या हमारा सर्विस कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जा रहा है, हमसे कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, तो हमारी सर्विस डिलीवरी कैसी है, हमारी इफ़िशिएंट है या नहीं, उस पर ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं हम, है ना? और अगर हमारा रिजल्ट इम्प्रूविंग ट्रेंड का आता है या हमारा अप ट्रेंड दिखता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी बहुत अच्छी है, सर्विस क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। पर अगर डिक्लाइन ट्रेंड आता है, तो इट मीन्स कि हमारे सामने अभी सर्विस डिलीवरी में सम चैलेंजेस हैं, जिन्हें हमें फेस आउट करना है और उनसे बाहर होना है। तो ये चीज़ें हमें आइडिया लग जाएँगी ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। ये तो कुछ चीज़ें हो गई, ऑपरेशनल से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में हम प्रॉफ़िट मार्जिन को भी प्रॉफ़िट मार्जिन का भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। लाइक कि कंपनी की प्रॉफ़िटेबिलिटी कैसी चल रही है, उसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। अगर प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो हायर है, अप ट्रेंड की तरफ है, तो येस आपकी सर्विस इंडस्ट्री या आपका पर्टिकुलर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत एफ़िशिएंट है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है। आपने जो भी प्राइस चार्ज कर रखा है, वो बहुत पावरफुल पोज़ीशन में है। अगर डिक्लाइन है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, या तो आपका कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से आप प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपने प्राइस सेम चार्ज किया है जितना कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं, पर फिर भी आपको प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो आपको कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग करने पे ध्यान देना चाहिए, या आपने प्राइसिंग सही नहीं की है, या प्राइसिंग कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट मार्जिन आपको बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप उसके ट्रेंड को जब एनालिसिस करेंगे, तो आप इस तरह के रिज़ल्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप रेवेन्यू मिक्स देख सकते हैं। अब रेवेन्यू मिक्स का क्या मतलब हो गया कि देखिए, अलग-अलग टाइप की आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, सर्विस लाइन्स आपका अलग होगा, अलग-अलग सेगमेंट में सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अलग-अलग सर्विसेज़ के थ्रू क्या रेवेन्यू आपको आ रही है ना? तो आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पाएँगे, इसके ट्रेंड को समझ पाएँगे कि किस सर्विस लाइन से या किस सेगमेंट से आपको अच्छी रेवेन्यू आ रही है ना? कहाँ पे आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, किस सर्विस की मार्केट में डिमांड आ रही है। जैसे आप देखिए, कोई भी एक कंपनी है, तो कई तरह की सर्विसेज़ देती है ना? तो जैसे अर्बन क्लैप है, तो अर्बन क्लैप आपको कई तरह की सर्विसेज़ दे रही है। तो अब कई तरह की सर्विसेज़ दे रही है, तो वो देखेगी ना कि किस तरह की सर्विस की डिमांड ज़्यादा आ रही है। हमें रेवेन्यू किस तरह की सर्विस में ज़्यादा आ रही है, डिमांड किस तरफ ज़्यादा है, तो हम अपना कहीं न कहीं उस ट्रेंड को समझते हुए उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें जो है एनालिसिस से आपका ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हो जाएगा सर्विस सेक्टर में, है ना? इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की वो क्या डिसाइड कर रही है, उन्हें किस चीज़ का ट्रेंड समझना है, क्या आगे उनको प्रेडिक्ट करना है, किस चीज़ पे डिसीजन लेना चाहती है, उस हिसाब से वो ट्रेंड एनालिसिस कर सकती हैं, है ना? यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को ही, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड या एरिया को ही चूज़ किया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ट्रेंड एनालिसिस अगर हमको बैंकिंग सेक्टर में करना है, तो फिर कैसे होगा, ठीक है? हम क्या कहाँ-कहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। तो आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि बैंक को अगर ट्रेंड एनालिसिस करना है, तो कौन-कौन सी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दूँ, बैंक के थ्रू आपको जो भी सर्विसेज़ मिल रही हैं, आप उन सभी सर्विसेज़ पे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब बैंक के लिए तो सभी प्रोडक्ट हो गए, जितने भी सर्विसेज़ बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है आपको। बैंक अपनी हर सर्विस पे ट्रेंड एनालिसिस करके देख सकती है कि उसकी कौन सी सर्विस अच्छी जा रही है, कौन सी सर्विस अच्छी नहीं जा रही है ना? तो जो भी चीज़ें आपके सामने बैंक के थ्रू दिखती हैं, उन सब पे ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है। पर इम्पॉर्टेंट अगर मतलब सेक्शन की बात करें, तो एक हमारा आ जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम की बात कर रहे हैं। तो एनआईएम ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये क्या हो गया, ऐसे समझिएगा,
बैंक आपको इंटरेस्ट देती किस पे है? आपको इंटरेस्ट बैंक से किस पे मिलता है? आपकी सेविंग्स पे, है ना? जो आप डिपॉज़िट्स करते हो बैंक उस पे आपको इंटरेस्ट देती है और बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती किस किस पे है? जो आप बैंक से लोन लेते हो। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बैंक को लोन पे जो है इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग्स या डिपॉज़िट्स पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक? तो एक तरफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसकी इंटरेस्ट इनकम हो गई और एक तरफ इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गई, ठीक? अब इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में क्या मार्जिन है ना? मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसके ट्रेंड को समझना। अब जैसे आप देख रहे हो आप किसी चीज़ का लोन लेते हो, उस पे आपको 11% का लोन पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, मतलब बैंक 11% का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। वहीं सेविंग्स पे वो 4% दे रही है या एफडी पे 7% का दे रही है या 8% का दे रही है। तो ये जो बीच की डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाते हैं, है ना? वो मार्जिन कहलाती है। तो वो उस चीज़ का ट्रेंड हम एनालिसिस करते हैं कि वो ट्रेंड क्या जा रहा है, ठीक? अगर ये इंक्रीजिंग एनआईएम आया, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आ रहा है वो इंक्रीजिंग आ रहा, तो इट मीन्स कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट समझिएगा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एसेट्स कौन हो गई? लोन, क्योंकि लोन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है ना? तो वो उनकी एसेट्स हो गई। लायबिलिटी क्या हो गई? डिपॉजिट्स, क्योंकि आप जब मांगोगे वो पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट्स जो होते हैं आपके ना, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि उनको रिटर्न करना है, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है बैंक को। तो लायबिलिटीज़ हो गए। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है अगर इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ना? इंटरेस्ट रेट स्प्रेड अच्छा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस स्प्रेड अच्छा है। वहीं अगर डिक्रीजिंग एनआईएम दिखा रही है कॉन्स्टेंटली, तो वो कह रहा है कि मार्जिन कंप्रेशन है, मतलब कि कहीं ना कहीं मार्जिन बहुत कम रखा गया है, बहुत माइन्यूट से रखा गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ों का ट्रेंड आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, जो लोन का ग्रोथ है, आप उस लोन की ग्रोथ या लोन पोर्टफोलियो को भी, उसके भी ट्रेंड को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की लेंडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, क्रेडिट रिस्क का एक्सपोज़र क्या है, आप उसका ट्रेंड चेक करेंगे कि किस तरह का पोर्टफोलियो बैंक प्रोवाइड कर रही है, मतलब किस तरह के लोन को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है बैंक के थ्रू, या किस तरह का बैंक में किस तरह का लोन ज़्यादा मांगा गया है, किस तरह के लोन को ज़्यादा डिसबर्स किया गया है, तो उसका ट्रेंड आप देखेंगे, है ना? अगर लोन ग्रोथ अच्छी दिख रही है तो मतलब कि लोन पोर्टफोलियो सही जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है लोन पोर्टफोलियो में। वहीं अगर लोन डिक्लाइन वे में जा रही है तो कहीं न कहीं क्रेडिट स्टैंडर्ड जो है बहुत टाइट है ना? डिमांड लोन की कम हो रही है, उसके पीछे कई लॉजिक हो सकते हैं कि आरबीआई ने लोन का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बैंक रेट में चेंज कर दिया, सीआरआर चेंज कर दिया, कई रीज़न हो सकते हैं हालाँकि वहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये निकलता है, ट्रेंड जब देख रहे हैं, ट्रेंड हमारा डिक्लाइन जा रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं अभी लोन पोर्टफोलियो आपका कम हुआ है, कंप्रेशन है उसमें, कहीं न कहीं वो कम जा रहा है, अच्छे से नहीं जा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो लोन बढ़ते ही जा रहा है। एक एक बैंक का देखो, किसी का भी आप अपने आप को भी देखिए, आपके पास एसेट्स ज़्यादा होगी तभी तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे। तो सेम बैंक के साथ भी है, बैंक की एसेट्स ज़्यादा है तो वो बहुत पावरफुल पोज़ीशन में है। अब एसेट्स ज़्यादा होने का मतलब लोन ज़्यादा है बैंक के पास, तो लोन का पोर्टफोलियो अगर बढ़ रहा है तो मतलब बैंक बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, बैंक अच्छा काम कर रही है, तभी तो वो लोन बाँट रही है ना? और आपको पता होगा कि लोन बढ़ता भी कहाँ से, जो एसेट्स जो हम लोग डिपॉज़िट करते हैं उसी पैसे से लोन बढ़ता है। तो कहीं न कहीं उसके पास पैसे आ रहे हैं, तभी तो वो लोन बाँट रही है। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, ट्रेंड इंक्रीजिंग है, तो इट मीन्स कि येस, गुड कंडीशन में बैंक जा रही है, ठीक है? इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस हम एसेट्स क्वालिटी भी करते हैं। एसेट्स क्वालिटी मैंने जैसे एसेट्स की बात कह दी ना आपसे कि लोन उनके एसेट्स हैं, तो लोन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे एसेट्स की क्वालिटी, मतलब लोन की क्वालिटी की मैट्रिक्स पे कि एनपीए तो नहीं है, एनपी का क्या कंडीशन है, लॉस ऑफ एसेट्स की क्या कंडीशन, उसकी प्रोविजनिंग का क्या है, क्रेडिट रिस्क का क्या पैटर्न है, तो उस पैटर्न को समझेंगे। मतलब समझिए ऐसे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब वो होता है ऐसा लोन, एसेट्स एसेट्स मतलब लोन बैंक के लिए। तो ऐसा लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं करने का मतलब लोन का काम क्या था? लोन का काम था कि लोन के बदले इंटरेस्ट की इनकम हो। जिसने लोन लिया वो आपको हर महीने इंटरेस्ट का अमाउंट देता जाए, ईएमआई भरता जाए, तो आपके पास पैसा आता जाएगा, बैंक के पास इनकम आती जाएगी। अब नॉन परफॉर्मिंग मतलब वो यही काम नहीं कर रहा है, मतलब जो लोग लोन लेने के बाद पैसे रिकवर नहीं देते, रिटर्न नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, एनपीए हो गए हैं ये।
करेक्ट। अब ये एनपीए की कैटेगरी अलग होती है कि कब डिक्लेयर करेंगे कि एनपीए हो गया। 90 डेज तक आपका ईएमआई नहीं आया है ना, या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं आया, तो हम उसमें कंडीशन दी गई आरबीआई के हिसाब से कि कब एनपीए डिक्लेयर करना है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि हमारी एसेट्स की क्वालिटी कैसी है भाई, सेफ एसेट्स हैं या नहीं, मतलब लोन के पीछे प्रॉपर कोलैटरल सिक्योरिटी है या नहीं है, वो लोन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका ट्रेंड चेक करेंगे कि पहले हमारे कितने लोन हमने डिसबर्स किए थे, उसमें से कितने लोन हमारे एनपीए डिक्लेयर हुए, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा कितना लोन डिसबर्स हुआ, उस पर कितने एनपीए डिक्लेयर हुए, फिर नेक्स्ट ईयर क्या, तो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि हमारा एनपीए बढ़ रहा है, एनपीए घट रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ एसेट्स मतलब हमारा ऐसा लोन जो पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब वो लोन कभी रिकवरी नहीं हो सकता है, तो लॉस हो गया। अब अगर ऐसा होता तो बैंक को अपने पैसे में से उसके लिए 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो वो सब की जो कहानी है, तो आप इसके ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। अगर एनपीए इंक्रीजिंग दिख रहा है तो, या लॉस ऑन लोन जो है वो प्रोविजंस आपका इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एसेट्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप अच्छे लोन डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब बैंक अच्छे लोन डिसबर्स नहीं कर रही है, अच्छे सिक्योरिटी या अच्छे पर्सन्स को या उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को देखते हुए सही लोन डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। पर वहीं अगर एनपीए डिक्रीजिंग रेशियो में दिखता है, उसका ट्रेंड डिक्रीजिंग है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है लोन एनपीए का, तो ये बता रहा है कि आपकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है, आप अपने लोन को सही से रिकवर कर पा रहे हैं, एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप सही जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस होता है एनपीए का, एसेट्स क्वालिटी का, जो कि बैंक करती हैं, ठीक। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी, देखिए अगर कैपिटल एडिक्वेसी की हम बात करें तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी एक रेशियो होता है, जिसे बोलते हैं कार रेशियो, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार रेशियो। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली ये होता है कि बैंक की कैपिटल और उनके पास जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, एसेट समझ जाइएगा हमेशा लोन, तो रिस्क वेटेड एसेट्स जो है उनके रेशियो को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ट्रेंड चेक करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं कि टियर 1 टियर 2 की कैपिटल क्या क्या रेशियो जा रहा है, ठीक है। कैपिटल कम तो उसकी बेसिस पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारी कंपनी की, मतलब बैंकिंग कंपनी जो है उसकी कैपिटल की स्ट्रेंथ कैसी है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कैसे हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे कार रेशियो से चेक करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारे कार रेशियो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो हमारा दिखाता है कि बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ है ना, वो कैसी है। अगर हायर कार रेशियो होता है तो वो इंडिकेट करता है कि बैंक जो है एक उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किसी के पास कैपिटल ज़्यादा होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी पोजीशन में जाता है। और रिस्क वेटेड एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिस पर रिस्क ज़्यादा है, तो अगर वो रिस्क कम वाले होंगे, मतलब ऐसे एसेट्स जिस पे रिस्क कम होगा और कैपिटल ज़्यादा होगी, तो रेशियो तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो अगर रेशियो अच्छा दिख रहा है, इंक्रीजिंग रेशियो दिख रहा है, तो भाई इम्प्रूव कैपिटलाइजेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बैंक के अंदर, बहुत अच्छी पोजीशन में बैंक है, इंसॉल्वेंट होने की चांस नहीं है। पर अगर यही रेशियो का डिक्लाइन ट्रेंड दिखता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कैपिटल कांस्टेंट है, रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा है, आप ऐसे एसेट्स को ज़्यादा लोन बांट रहे हैं, मतलब ऐसे लोन आप ज़्यादा ले दे रहे हैं जो रिस्क की कैटेगरी में आते हैं ना। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब हर लोन को, या मतलब हर लोन मतलब हर एसेट्स को रिस्क की कैटेगरी में रखा है। अगर लोन गवर्नमेंट को दिया गया तो भाई पूरा सेफ लोन कहा जाता है। बैंक ने अगर लोन गवर्नमेंट को दिया तो कैसा हो गया, बिल्कुल सेफ, तो 0% रिस्क हो गया, है ना। तो इसी तरह से रिस्क की कैटेगरी रखी गई है कि किस तरह का लोन डिसबर्स किया गया, उसमें कितना परसेंट का रिस्क है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर रिस्की एसेट ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे जगहों पे लोन बांटे गए हैं जो रिस्क, जिस पे रिस्क कवरेज ज़्यादा है, तो फिर आप तो रिस्की कंडीशन में है ना, और इसका ट्रेंड बढ़ रहा है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कार रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टियर 1 टियर 2 कैपिटल के बेसिस पे रिस्क वेटेड एसेट से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीआई ना बताती भी है कि कितना कार रेशियो मिनिमम होना चाहिए, जैसे बैसल 1 बैसल 2 बैसल 3, ये ना नॉर्म्स दिए गए हैं। तो उसमें बोला कि भाई मिनिमम 9% का कार रेशियो होना चाहिए। फिर बाद में अभी जून में 2024 में उसको 11.50 कहा गया कि इतना कार रेशियो मेंटेन करिए। शेड्यूल बैंक के लिए अलग, प्राइवेट बैंक के लिए अलग, कितना कार रेशियो रखिए आप। तो इस तरह से बताया जाता है। तो ट्रेंड देखा जाता है कि बैंक का ट्रेंड है कितना, मिनिमम तो आरबीआई ने कहा, पर बैंक का है कितना ट्रेंड, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। सो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस रहा तीनों सेक्टर के ऊपर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।